प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 7 की हिंदी का कालांश लेकर के। पिछले कालांश में हमने पार्ट 3 के प्रश्नोत्तर कर लिए थे और उसकी भाषा की बात के कुछ प्रश्न रह गए थे जो हम इस कालांश में करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न और इसका उत्तर। प्रश्न 1। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। जैसे उदाहरण, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। और ख है, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। तो लेखक कहता है कि ऐसे उदाहरण दिए हैं ना साथ में, तो जो अर्थ है वो ज़्यादा स्पष्ट और सुंदर बन जाता है। तो ऐसे आपको भी क्या करना है, अन्य पाठों में से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकाल कर कक्षा में सुनाने हैं और उनका सुंदर प्रयोग कॉपी में भी लिखिए। तो इसका उत्तर ये है। पहला उदाहरण है, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। दूसरा उदाहरण है, उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तीसरा उदाहरण है, सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक स्वर गली भर के मकानों में उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है। चौथा उदाहरण है, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। पांचवा है, यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी माजोरी के लिए ही कही जाएगी। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। यह है दूसरा प्रश्न। प्रश्न 2। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं। जैसे कै, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। ख, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। ये इसमें हुंडिये छपा है तो ये गलत है, ढूंढिए लिखना है। तो उत्तर इसका पाठ से अन्य जो उदाहरण है, संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी, इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इसकी भाव भंगी, यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। तीसरा, माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं को रूप। और चौथा, पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका मन अतृप्त ही है तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। पांचवा, बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। और 6, हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर यह तीसरा प्रश्न। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। तो नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। तो ये जैसे लिखा हुआ है ना, विशेषण, ये विशेष्य, विशेषण, विशेष्य, ऐसे इन सब का मिलान करना है। तो ये तो प्रश्न की सारणी है, तो ये नीचे आप देखिए, ये इसके उत्तर की सारणी है। तो उसका उत्तर ये है। जैसे संभ्रांत विशेषण है, संभ्रांत किसकी विशेषता है, महिला की। उसी तरह चंचल विशेषण है, तो विशेषता किसकी है, नदियों की, तो नदियाँ विशेष्य है। उसी तरह समतल क्या है, आंगन। और घना क्या है, जंगल। मूसलाधार क्या है, वर्षा। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब है प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। प्रश्न 4 है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा और रानी, इसमें और है ना, वो शब्द लोप हो गया, यानी कि गायब हो गया। बीच में जो डैश लगा ना, इसकी जगह और होता है। द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम में लिखिए। तो इसके उत्तर ये है। जैसे छोटी बड़ी, भाव भंगी, माँ बाप। तो ये इसके उदाहरण हो गए। अब है प्रश्न नंबर 5। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है ना। नदी को उल्टा लिखते हैं ना तो दीन बन जाता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी ऐसे 5 शब्द लिखे जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए, और प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखे। जैसे नदी दीन है तो ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। तो ये रखिए, जैसे रात है, रात का उल्टा होगा तो तार, है ना। तो इसके आगे ये संज्ञा भी लिखनी है। अभी तार कौन सी संज्ञा है, तो तार है जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह जाता, जाता का हो गया ताजा,
तो ताज़ा है भाववाचक संज्ञा। इसमें संज्ञा नहीं लिखी हुई तो वो आप लिख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ। भला, भला का उल्टा होगा लाभ, तो लाभ भी भाववाचक संज्ञा है। राही, राही का उल्टा लिखेंगे तो हो जाएगा हीरा, तो हीरा है, हीरा भी जातिवाचक संज्ञा है। नव, नव का उल्टा लिखेंगे तो वन, वन भी जातिवाचक संज्ञा है। नमी, नमी का उल्टा हो जाएगा मीन, मीन मैंने मछली, तो ये ये भी जातिवाचक संज्ञा है। नशा, नशा का उल्टा हो जाएगा शान, ये भाववाचक संज्ञा है। लाल का उल्टा लिखेंगे तो लल्ला, लल्ला बालक, बालक भी जातिवाचक संज्ञा है। तो ये इसका प्रश्न हो गया उत्तर। अब है प्रश्न 6। समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रवती। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। सतलुज, रोपड़, झेलम, चिनाब, अजमेर, बनारस। तो इनके दूसरे नाम लिखने हैं। तो सतलुज को शतद्रुम, रोपड़ को रूपपुर, झेलम को वितस्ता, चिनाब को बिपाशा और अजमेर को अजमेरू, बनारस को वाराणसी। ऐसे इनके दूसरे नाम भी हैं। अब है प्रश्न नंबर 7। उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मकता अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे ही भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। इसी प्रकार नकारात्मकता प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3-3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। तो इनके भी उदाहरण लिखने। तो ये देखिए, पहला है प्रश्न, बापू को कौन नहीं जानता। हर कोई बापू को जानता है, ये इसका विश्लेषण है। तो ये नकारात्मक वाक्य है, ये सकारात्मक वाक्य है। उन्हें शायद ही इस घटना की जानकारी हो, शायद उन्हें घटना की जानकारी न हो, ये उसका विश्लेषण हो गया। वह शायद ही तुम्हें देख सके, शायद उन्हें घटना की जानकारी न हो, ये ऊपर वाले का लिख दिया। तो इसमें ये होगा, वह शायद ही तुम्हें देख सके, वह तुम्हें शायद न देख सके, इसका सही उत्तर ये होगा। वे लोग शायद ही उधर खेलें, तो वे लोग शायद इधर न खेलें। ठीक है, तो ये भाषा की बात के 7 प्रश्न हो गए, ये आपको काम पूरा करना है आज। ये इसका पाठ 3 के सभी प्रश्न उत्तर पूरे हो गए, तो आपको पक्की कॉपी में ये पूरा पाठ करना है। जय हिंद, जय भारत।